नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे लोकसभा चुनाव के रण की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे को टिकट दिए गए हैं। जयपुर शहर से सुनील शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार को ताजरक उम्मीदवार बताया गया है। गठबंधन के चलते सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ दी गई है और सीट पर सीपीएम ने अमरा राम पर दाव लगाया है। जयपुर, बाड़मेर और पाली से नए चेहरे को उतारा गया है। बाड़मेर में बताया जा रहा है कि आरएलपी से आए उमेदा राम बेनीवाल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस 2 बार में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। न एसएस गौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन को लेकर फैसला फाइनल और नहीं, और इसलिए घोषणा अभी अटकी हुई है। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग के विरोध के कारण अब तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है। नागौर में पहले फेज में वोटिंग होनी है। नागौर सीट आरएलपी के लिए छोड़ने की चर्चा है। वहीं बांसवाड़ा सीट पर बीएपी से गठबंधन की चर्चा है, लेकिन वहां भी कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार नए चेहरे को टिकट देने पर फोकस किया है। 2019 के किसी भी प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया गया है। बाड़मेर सीट पर पिछली बार मानवेंद्र सिंह थे और उनकी जगह नए चेहरे के तौर पर आरएलपी से आए उमेदा राम को टिकट दिया गया है। जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। झालावाड़ 12 सीट पर प्रमोद शर्मा की जगह 2009 की उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया गया है। श्रीगंगानगर सीट पर पिछली बार के उम्मीदवार भरत राम का टिकट काटकर कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया गया है और पाली से बद्री राम का टिकट काटकर संगीता बेनीवाल को दिया गया है। इधर लोकसभा चुनाव में लेकर बीजेपी 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है और 10 सीटों पर टिकटों की घोषणा बाकी है। वहीं प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। बैठक में राजस्थान मिशन 25 को लेकर मंथन भी हुआ और रणनीति भी बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भंजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार बड़ा अच्छा संयोग बना है। देश 24-25 जून को भी होली मनाएगा और 4 जून को भी होली मनेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा और इस बार जीत का मार्जिन बढ़ेगा। बीजेपी पदाधिकारी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को दिए फील्ड में रहने के निर्देश। सीएम ने मंत्री और विधायकों को कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की 10 साल की योजनाओं और मौजूदा सरकार के 3 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाएं और इन सब के बीच सवाल उठता है कि कांग्रेस ने कल रात जारी की लिस्ट में जिन 5 उम्मीदवारों पर दांव लगाया है वे कितने खरे उतरेंगे? क्या कांग्रेस के नए चेहरों पर जनता विश्वास जता पाएगी? कांग्रेस में गठबंधन का फार्मूला कितना कारगर साबित होगा? सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी में बची सीटों पर घोषणा कब तक हो जाएगी? क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी भी गठबंधन करेगी? बीजेपी का मिशन 25 में जीत से ज्यादा मार्जिन पर फोकस कितना सफल रहेगा? बीजेपी केंद्र सरकार की 10 साल की योजनाओं और भजन लाल सरकार के 3 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच है। इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यह रंगों का त्योहार होली ऐसा त्योहार है, इसमें
सभी गिलवे शिकवे भुला करके होली का त्यौहार मनाना है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। ऐतिहासिक होली होगी। और आप जैसा कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब किसकी कितनी तैयारी है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुमित जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि अब की बार 25 की 25 सीट लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। इसके रेस में अगर बात किया जाए, तैयारी कैसी चल रही है सुमित जी? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को, चेतन जी को, सभी को रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सौरभ जी, आज मैं अपनी डिबेट की शुरुआत रहीम दास जी के एक लाइन के साथ करना चाहूंगा। रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होए, तो भाजपा का सत्ता रूपी ये दूध फट चुका है, तार तार हो गया है, इससे कुछ नहीं निकलने वाला। इसलिए नहीं निकलने वाला, इनकी कलई खुल गई, ये एक्सपोज हो गए हैं। जनता जान चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरह की लूट इन्होंने करी। जनता जान चुकी है जीएसटी के नाम पे इन्होंने उद्योगों की, मझले उद्योगों की, छोटे उद्योगों की कैसे कमर तोड़ी। जनता जान चुकी है कि नोटबंदी में किस तरह पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को लाइन में लग के एक एक पैसे के लिए इन्होंने मोहताज किया। किसान जान चुका है कि 3 काले कानून लाकर इन्होंने किस तरह बर्बरियत किसानों पर करी। युवा जान चुका है कि बेरोजगारी की दर इस दुनिया में देश की सबसे ज्यादा है, ये 8% से ज्यादा हमारी में बेरोजगारी दर है। देश जान चुका है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बड़े शर्मनाक स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। 29 हमारा स्कोर है। महिला सुरक्षा की बात करें तो बीजेपी भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा महिला सुरक्षा को इस देश में किसी से खतरा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में 4 जून को होने वाले चुनावों के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी सत्ता की विदाई तय है, 100% तय। चलिए, मोदी जी की विदाई तय है, ठीक है। चेतन जी, अब आप 25 के 25 सीटें लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुमित जी कह रहे हैं कि 4 जून को जो है वो मोदी जी की विदाई तय है। यही तो दिक्कत है। आपने प्रश्न पूछा था कि आपकी क्या तैयारी है। तैयारी है ही नहीं। तैयारी होए तो बताए। तैयारी 2 फ्रंट पे होती है, एक कार्यकर्ता के फ्रंट पर, दूसरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने में। ये दोनों काम भारतीय जनता पार्टी, आपको एक नई चीज बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, उससे पहले हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके 2 मूल कारण हैं। एक तो हम बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस रणनीति में हम लोग काम करते हैं पिछले 10 साल से। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश भी है। दूसरा, जब सशक्त नेतृत्व होता है ना, तब दूध नहीं फटता है। दूध फटता है जब कमजोर नेतृत्व होता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का दूध राजस्थान में फटा है और जिस प्रकार से इनके नेता 1370, मैं तो कार्यालय में था उस दिन, जिस दिन रिछपाल मिर्जा जी, लालचंद कटारिया जी ने सब ये पलटन आई पूरी, तो मैं तो हैरान रह गया कि मेरे कक्ष में 2 प्रवक्ता भी आए थे जो मेरे साथ यहाँ डिबेट करते थे। उन्होंने कहा, भाई साहब आज से हम आपके साथ हैं। ये स्थिति तब पैदा होती है जब नेतृत्व कमजोर होता है। नेतृत्व में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत तो पायलट साहब की लड़ाई जग जाई है। केंद्रीय नेतृत्व इनका इतना सक्षम ही नहीं है। मैं तो इनके युवराज सक्षम ही नहीं है, इसलिए पार्टी टूटती है, पार्टी से लोग दूर भगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम गए,
ग्रामीण चौपाल के माध्यम से हम गए। हमारा कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारी बूथ की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी, हम लोग एक एक बूथ का एनालिसिस करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछला चुनाव हम 2014 और 2014 और 2019 में 5% वोटों का हमने अंतर रखा था। 2014 में हमें 54 पॉइंट समथिंग मिले थे और 2019 में हमें 58.9% मिले थे। हमने जो 5% का जंप लगाया था और 25 की 25 लोकसभा सीटों में आप कल्पना कीजिए, हमने 6 लाख से भी जीती, 5,76,000 से भी जीती, 4 लाख से भी जीती, 3 लाख से भी जीती। ऑन एंड एवरेज हमने 3.5 लाख के करीब 25 विधानसभा क्षेत्रों के एवरेज माने तो 3.5 लाख के करीब हमने सीटें जीती वोटों से। इस बार हमारा लक्ष्य है हर सीट को हमें 5 लाख मतों से जीतना है। हमने टारगेट निश्चित किया है और इसका कारण भी बता दूं, हम हवा में टारगेट निश्चित नहीं करते हैं। हमने जो राजस्थान में कमजोर बूथों का अध्ययन किया तो हमारे सामने करीब करीब 8,000 बूथ ऐसे निकले जहां बीजेपी कमजोर थी, जहां बीजेपी को अंडर 100 वोट मिले। अंडर 100 का मतलब समझते हैं आप? अंडर 100 का मतलब ये है कि जहां पे 1,000 वोट पोल हुए हैं वहां बीजेपी को 90 वोट मिले, 50 वोट मिले, 40 वोट मिले, 20 वोट मिले, 10 वोट मिले। और इवन कई बूथ तो हमारे एक एक विधानसभा में ऐसे हैं जहां में 0 मत भी मिला था। वो बूथ कौन है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बूथ कौन से हैं। लेकिन हमने उन बूथों पर भी मेहनत की जहां हमें उम्मीद नहीं होती है। हमने कहा नहीं, यहाँ पर भी वोट बढ़ाना है अपन को, चाहे किसी कारण से अपन को वोट नहीं दिए जनता ने, अपन जनता से संपर्क करेंगे, वहां के मतदाताओं को राहत देंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। चेतन जी, और वो 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए क्या किसी तरीके कोई गठबंधन आप करेंगे या अकेला ही एकला चलो रे की पद्धति पर चलेंगे? यहाँ पर देखो, मैं ऐसी बात करता हूँ सौरभ जी, कांग्रेस की आज स्थिति राजस्थान के अंदर ये हो गई है कि बाप जैसी पार्टी, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी, एक सांसद खुद ही, और हनुमान बेनीवाल जी की कहानी बताता हूं आपको। पहला चुनाव उन्होंने खिवसर से जीता था 35,000 मतों से। वहां पे उपचुनाव हुआ तो उनके भाई नारायण जी बेनीवाल आगे 6,000 मतों पे। और ताजा चुनाव 2023 में हनुमान बेनीवाल जी 2,000 मतों पर आ गए। और तो और मैं एक नई चीज और बताता हूं, हमने जब हनुमान बेनीवाल जी को समर्थन दिया तो भाजपा का वोट परसेंटेज घट के रह गया। हमने 2014 का चुनाव CR चौधरी जी के नेतृत्व कैंडिडेट थे हमारे, 2,09,000 मतों से जीता था। हनुमान बेनीवाल जी को समर्थन देने से हम 1,81,000 मतों से जीत पाए और हमारा वोट परसेंटेज 2019 में कम हुआ, जबकि सभी लोकसभा में वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा था। तो हनुमान बेनीवाल जी का नहीं, हमें पता है, हमारे साथ वो रहे हुए हैं। लेकिन ये कांग्रेस को मुबारक हो, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। कांग्रेस इसलिए लड़ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे हो। इसका सबसे बड़ा आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता भग रहे हैं, छुप रहे हैं। ठीक है, कहीं हमारे को गलती से टिकट नहीं दे। पायलट मैं बताइए कि सेकंड, एक सेकंड सौरभ जी लंबा हो गया है। ठीक है सुमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ठीक है सुमित जी, मैं इसका जवाब चाहता हूँ। लास्ट लाइन कहता हूँ, लास्ट लाइन, उदयलाल आंजना जी का आप स्टेटमेंट पढ़िए। 15 दिन पहले टिकट मिलने से उन्होंने कहा था अगर पायलट साहब चुनाव लड़ेंगे, अगर डोटासरे जी चुनाव लड़ेंगे, अगर अशोक गहलोत साहब चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तीनों नहीं लड़ेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। ये उनका खुद का स्वयं का उदयलाल आंजना जी का स्टेटमेंट था। ठीक है सुमित जी, देखिए चेतन जी कह रहे हैं कि आप इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर सम्मानजनक हार हो, मतलब ये चाह रहे हैं कि आप हारें लेकिन सम्मानजनक तरीके से। तो सम्मानजनक तरीके जीतने के लिए तैयार है, हारने के लिए? जी, चेतन जी की और बीजेपी का यही अहंकार, आत्ममुग्धता ही इनको हार का सामना करवाएगी। रहीमदास जी ने कहा था, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके मेरा बोल। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये अहंकार जो आपको सत्ता का है यही आपको हरवाएगा। जहां तक इन्होंने तैयारी की बात करी, हमारी तैयारी इतनी है कि विधानसभा चुनावों में भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। हम कम नहीं हुए, हम हारे नहीं। ये जो जीते हैं निर्दलियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का वोट लेके जीते हैं, हमसे नहीं जीते। ये सत्ता के ये नंबर गेम में जरूर आगे गए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। हमने 11 लोकसभा जीती है विधानसभा चुनावों में। तो ये इस भ्रम में नहीं रहे। जहां तक बात इन्होंने करी कि हनुमान जी की, तो हनुमान जी को तो ये खुद ही लेके गए थे। हमारा तो आज होगा कि नहीं होगा ये भविष्य धर्म है। ये अपने साथ लिए हुए लोगों को कल तक तो पुचकार रहे थे, आज उनका इतना तिरस्कार, ये इनकी नीति को दर्शाता है। इन्होंने एक बात और कही कि राजस्थान में हमारा क्या कटा। अरे हमारा तो वो कटा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, आपको एक्सपोज किया। और जहां तक आज की बात में, आप ये जो चुनाव के कुछ बता रहे थे कि 2014 में क्या हुआ, 19 में 2009 में ले जाता हूं साहब, हम 20 सीटें जीते थे और एक साथ 14 में जब आए, जब 17% का हमें डेंट लगा,
तो ये उम्मीद न करें, ये जनता है, सब जानती है कि महिला के साथ आपने क्या क्या किया। ब्रजभूषण से लेके, मणिपुर से लेके, उन्नाव से लेके, कठुआ तक से लेके, BHU से लेके गुजरात तक महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार अगर महिला शक्ति के साथ किसी ने किया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, क्योंकि महिला शक्ति इनकी शक्ति नहीं है। चलिए, आपने दो बातें कही, एक तो आपने कहा ये करने पे मजबूर करती है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आज देश के ये हाल कर दिया है कि कल्पना नहीं किया होगा, ठीक है, आपने कहा हमारा वो कटा जो किसी ने कल्पना नहीं किया। तो दूसरी बात आपने ये कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में, सत्ता के नशे में तुम्हारा जो कटा, मैंने कि हमारा जो कटा वो हुआ, लेकिन आज मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके साथ जो कटने जा रहा है वो वही कटेगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शाइनिंग इंडिया के साथ कटा। ठीक है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस, 10 साल तक मनमोहन सिंह ने इससे पहले राज किया। तो उस समय अगर आप बहुत बेहतरीन काम किए होते तो शायद विकल्प के तौर पर आपको फिर जनता ढूंढती, लेकिन शायद कुछ तो नाकामी रही होगी जिसकी वजह से आप विपक्ष में चले गए। अब इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि हाशिए पे चल रहा है विपक्ष, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। निसंदेह हमें इसे स्वीकार करने में कोई दोराई नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, निसंदेह रही हैं। उन्हीं कमियों को हम दूर करना चाहते हैं, उन्हीं कमियों को हमने दूर किया, इसीलिए हमारे नेता ने पूरे हिंदुस्तान को पैरों से नापा, जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज सौरभ जी, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस देश की हालात जो इस सरकार ने कर दी है, जिस तरह से इस देश को गर्त में ले जा रही है। अरे मैं तो आपकी बात कर लेता हूं, प्रेस की बात कर लेता हूं, इस प्रेस का किस तरह गला घोटा कि दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 180 देशों में 161वां नंबर है। इस तरह से ये लोकतंत्र की जो स्तंभ है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा अगर ऐसी है तो मध्य प्रदेश में बहुत लोग चले गए, अभी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं। आप लोग जब ये समझते तो आपके कार्यकर्ता, आपके बड़े नेता, बड़े चेहरा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो गई है? वो अपने आइडियोलॉजी के साथ लड़े, किसने रोका है? मैं वही कह रहा हूं कि ईडी का दुरुपयोग इस देश में जितना हुआ है कभी नहीं हुआ। मोदी जी इस ईडी को लेके इतने आत्ममुग्ध हैं कि जिसका ये आज मैं आज सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी जो है ना, किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरह काम कर रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको अंदर कर देंगे। अभी दो मुख्यमंत्री, विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों केवल और केवल ईडी का उपयोग करके अंदर किया। देखिए, वो तानाशाह की अगर बात कर रहे हैं, देखिए वहां तो मैंने सुना जो जिनका नाम आपने लिया है, कितनों के पीछे ईडी लगी हुई है, और ज्यादा 2 दिन बाद वो इनकी बात में भूल जाते हैं। आपने जिनका नाम लिया है कोरिया के राष्ट्रपति, मैंने वहां सुना वहां तो बाल भी उन्हीं के हिसाब से कटवाना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ठीक है चेतन जी जवाब देंगे बेहतर। ठीक है चेतन जी, ठीक है। सुमित जी ने जो आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाया, और ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का आप लोग जो है हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं। और देख रहे हैं केजरीवाल जी ने अभी चले गए हैं जेल। कांग्रेस की यही तो विचित्र स्थिति है, ये अपने आत्मविश्लेषण करते ही नहीं है। कोई भी बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर ले। ये अपनी बीमारी का इलाज नहीं चाहते हैं, ये कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि एक भी बात हमारे कांग्रेस के मित्र ने ये नहीं बताई कि हमारी राज में हमने जनता को ये राहत दी, बताने लायक नहीं है, किया भी नहीं कुछ। ये केवल क्या बता रहे हैं, महिला सुरक्षा, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, वो अरे भैया तुम बताओ ना तुमने क्या क्या। हम बताते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भजन लाल जी ने, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया, हर घर नल दिया है, पीएम आवास में आवास दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में, किसान सम्मान निधि को 6,000 से 8,000 के हर किसान के खाते में 8,000 रुपए जा रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप भी बताइए। आपने भजन लाल जी ने यमुना जल संशोधन किया है, ERCP लाए हैं, SOG बनाई है, पेपर लीक वालों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, बसें भर के ला रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर से। और तो और हमने महिला सुरक्षा के लिए एंटी टास्क फोर्स बनाई है, एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई है, प्रत्येक थाने में महिला थाना। हम बता रहे हैं हमने किया है, आपके पास बताने को कुछ नहीं है। अब आता हूँ अहंकार पर। अहंकार तो उस दिन प्रदर्शित हुआ था जब माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कैबिनेट के डिसीजन को उन्होंने जिस युवा नेता ने, इनके तथाकथित युवा नेता ने फाड़ के फेंका था जनता के सामने, वो होता है अहंकार। बिना पद के रिमोट से चलने वाले मनमोहन सिंह जी बेचारों का इतनी बेइज्जती इन्होंने की कि ये होता है अहंकार। अब बताऊं मैं इनके मूल प्रश्न पर। अहंकार ये होता है 400 से 40 पर आप क्यों आए? इसीलिए आ गए
कि आप करते कुछ नहीं है, टीवी अच्छा, में बैठ के केवल ये ठीक है गिनाते हैं। चेतन जी, अब आप आता है, कह रहे हैं अहंकार। एक सेकंड, सवाल, सेकंड। नहीं मैं सुमित जी पूछ लेता हूं। आप कह रहे हैं अहंकार, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप तो ये भी लगते हैं कि सिर्फ दो लोगों के चलती है, मोदी जी अमित शाह, न खाता न बही, मोदी जी जो कहें वही सही, ऐसा ऐसा आप पर भी आरोप लगते हैं? हाँ, आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता तपस्या करके आता है। किसी सोने का चम्मच मुंह में पैदा होकर नहीं आता, एक परिवार से आने की क्वालिफिकेशन नहीं होती। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 58 साल का हूँ, कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की या नेता बनने की। समर्पित कार्यकर्ता जो संगठन में आता है वो समर्पित भावना से काम करता है। और आप देखिए, टिकट हमारे भी कटते हैं, लेकिन कंधे से कंधा मिला करके, साथ लग करके चुनाव जिताने का काम करता है। ये भारतीय भाजपा के कार्यकर्ताओं का संस्कार है। कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना सत्ता के रह नहीं सकते, क्योंकि 65 साल तक इन्होंने सत्ता का चूसा खून। अब ये बिना सत्ता के रहने की आदत में नहीं है, सत्ता जाती है बिलबिलाते हैं। मैं तो बार बार निवेदन करता हूं, कांग्रेस के मित्रों से भी निवेदन करता हूं कि आप आत्मविश्लेषण करिए, अपनी पार्टी को ठीक करिए, अपने कार्यकर्ताओं की सार संभाल करिए, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखिए। नहीं चलेगा, वो परिवारवाद का जमाना चला गया है, सामंतशाही का जमाना चला गया है। ये लोकतंत्र है, सर गिने जाते हैं। कार्यकर्ताओं की सुध अगर नहीं लेते तो 400 से 40 पर आए, और इस बार 4 पे नहीं आ जाएगी कांग्रेस। तो मैं तो ये कहता हूँ, प्रॉपर दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या ईडी सीबीआई की बात करते हैं? ठीक है, आत्ममंथन करना है। ठीक है सुमित जी, ठीक है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ठीक है सुमित जी, देखिए चेतन जी कह रहे, ठीक है परिवार के दोनों मेंबर बेल पर है। और एक और बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में गए हैं, आपको बताता हूँ, इन्हीं इंडी गठबंधन के पार्टनर भगवत मान ने क्या कहा पंजाब में इनके बारे में? इनके बारे में ये कहा कांग्रेस एक थी, कांग्रेस अप्रासंगिक। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत मान ने कहा था। उन्हीं के चरणों में जाके इन्होंने चरण वंदन किया, तो दिल्ली में नहीं ऐसे तो आपके भी नीतीश जी ने तो कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एनडीए के पार्ट हो गए। ऐसी बात नहीं, राजनीति में इस तरह की बात होती है। ठीक है, नीतीश कुमार ने ऐसा बोला था। ठीक है, राजनीति में ऐसी बातें हो जाती है। ठीक है सुमित जी, मेरा सवाल आपसे कि आत्ममंथन करने की आपको जरूरत है, ऐसा चेतन जी कह रहे हैं। आत्ममंथन और चिंतन नहीं कर रहे हैं आप? सौरभ जी, पहले तो मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा महिला सुरक्षा पर हमने टास्क फोर्स बनाई, तो मुझे ये बता दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को वो टास्क फोर्स कब उठा रही है? कब उन बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को उठा रही है बनारस में? कब उन गुजरात में लॉ यूनिवर्सिटी के लोगों को उठा रही है टास्क फोर्स? अरे ये हाथी के दांत है, महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो भाजपा की कार्यकर्ता है। अहंकार की इन्होंने बात करी, अहंकार मैं बताता हूं, मोदी का अहंकार, वो अहंकार राम मंदिर की आंदोलन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने दिया। वो अहंकार जिसने हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्यों को, चारों शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने दिया, ये है होता है अहंकार। इन्होंने कहा हमने दिया नहीं, वो नहीं बता रहे। अरे साहब मैं अब गिनाता हूं, हमने IIT दिया, IIM दिया, इसरो दिया, DRDO दिया, हमने सेल दिया, भेल दिया, हमने RTI दिया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, हमने राइट टू फूड दिया, हमने वन्य जीव अधिनियम दिया। अरे इस देश में जो आप बोल रहे हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश को कांग्रेस ने दी, और जिस संविधान की बात आप कर रहे हो, उस देश का संविधान हमने दिया। अरे आप तो वो लोग हो जो ना तो देश का संविधान मानते, ना देश का झंडा मानते। अभी कुछ दिन पहले तक ये देश का झंडा नहीं मानते थे। साहब ये किस मुंह से ये बातें करते हैं? जहां तक ये हमारे आत्ममंथन की बात है, मैं आपकी बात बताता हूं सर, हम बिल्कुल आत्ममंथन कर रहे हैं और करना चाहिए, और निसंदेह हम ये अनवरत प्रक्रिया हम कर रहे हैं। हमने स्वीकार किया कि हमसे कुछ ना कुछ जरूर, कुछ ना कुछ हमने से कमियां रही होंगी जिसके चलते हमारा डाउनफॉल आया। इसी के लिए हमारे नेता ने 3700 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी नापा, 6500 किलो मुंबई से मणिपुर नापा, और वो आत्ममंथन का ही दौर था, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी का दौर था। हमने लोगों से बात करी, हमारे नेता ने बात करी, और उसके चलते ही हम चुनावों में जा रहे हैं। और जहां तक बात आई, मैं फिर दोहराता हूं, ये देश मोदी से थक गया है। ये देश मोदी से इसलिए थक गया है कि बेरोजगार युवाओं की हर युवा बेरोजगार, 2 करोड़ भी युवाओं को नौकरी देने की बात जुमला, 15 लाख रुपए देने की बात जुमला, महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खतरा किससे? की भाजपाइयों से। काम केवल कितना करना है कि धार्मिक तुष्टीकरण कर लेना। मैं इनसे पूछता हूं, क्या इस देश में अकलियतियों को रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये मेरे को चेतन जी आज ऑन रिकॉर्ड आपके इस चैनल पर बता के जाएं कितने मुसलमानों के टिकट देने जा रहे हैं? एक को भी नहीं देंगे। क्या ये धार्मिक तुष्टीकरण नहीं है?
क्या धर्म की घुट्टी के अलावा आप इस देश को कुछ देना चाहते हो? कुछ नहीं देना चाहते। दुर्भाग्य सौरभ जी इस देश का है कि 74% हिंदुस्तानी आज भी पौष्टिक आहार से वंचित है और 24 करोड़ से ज्यादा इस देश में गरीब हैं। तो चेतन जी की जानकारी के लिए इनको बता दीजिए, इसमें 8 करोड़ का इजाफा मोदी जी के शासनकाल में हुआ है 2014 से 24 तक। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की विदाई 4 जून ये अच्छा वैलिड पॉइंट है। ठीक है चेतन जी, देखिए सुमित जी कह रहे हैं कि धर्म से उठकर राजनीति करने की जरूरत है। आप जो है धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। ठीक है, क्या भगवान के नाम पर या धर्म के नाम पर ही राजनीति, उससे उठकर राजनीति नहीं होगी? हम हॉस्पिटलिटी पे बात कर लें, हम इंफ्रा पे बात कर लें, हम रोड पे बात कर लें, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। कितना डेवलपमेंट हुआ धर्म से थोड़ा उठकर। ठीक है, वो आस्था का विषय है, लोग जब आस्था की जहां बात होती है वहां थोड़ा सेंटी हो जाते हैं लोग। क्या उससे उठकर राजनीति होगी? हमारे कांग्रेस के मित्र ने अपनी जबान पे ला ही दिया, धर्म। कितने मुसलमानों को टिकट दिया? ये भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल 4 धर्मों में विश्वास करती है, महिला, किसान, युवा और गरीब। तो 5वां धर्म नहीं मानते हम लोग। हम लोग धर्म मानते हैं इनको, और ये हमारा धर्म है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये तो है मूल बात। तुष्टिकरण की भी बात की, हिंदू राष्ट्र की बात। ज्यादा बात नहीं करूंगा तुष्टिकरण पे, क्योंकि इनका जो चेहरा है बेनकाब हो चुका है तुष्टिकरण पे। राजस्थान में जिस प्रकार से दंगे हुए, करौली के हुए, जोधपुर के हुए, इनका चेहरा बेनकाब हो गया तुष्टिकरण में। अब आता हूँ, इन्होंने और जोरदार बात की, इन्होंने बहुत योजनाएं बताई अपनी, लेकिन ये भूल गए आपातकाल को बताना। गला घोटा किसने था आपातकाल में? कौन जेल में रहे थे 13-13 महीने तक? जहाज जिसको पकड़ के कौन लेके गए थे? भूल गए, याद दिला। चलिए ठीक है, आपात की बात छोड़िए, 10 साल की आपकी सरकार की बात करते हैं, 10 साल की मनमोहन सरकार की बात करते हैं, 10 साल मोदी सरकार के, 10 साल की छोड़िए, आपात छोड़ दीजिए, आपात बहुत पुरानी बात है। 10 साल की आपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। और अभी बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप अमृतसर जामनगर हाईवे पर जाइए, अगर टाइम मिले आपको। बीकानेर से हनुमानगढ़ का हमारा रास्ता 5 घंटे का था, जो आज 2 घंटे 20 मिनट का हो गया है। 6 लाइन का जो सुपर एक्सप्रेस ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। आप आइए बीकानेर के अंदर भारतमाला को देखिए। आप जाइए ग्रामीण गरीब किसान के घर, उसका मकान देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। आप जाइए गरीब के घर, जहाँ महिलाएं पानी के लिए तरसती, वहां पर नल लगे पानी बल रही घर के अंदर महिला। आप जाइए उस गरीब झोपड़ी के अंदर, जिनका आंसू लकड़ी जलाते आंसू से आंखें खराब हो जाती, जहाँ उज्ज्वला का सिलेंडर रखा हुआ है। आप जाइए गरीब किसान के घर, जो किसान सम्मान निधि के नाम पे 8,000 रुपए मिलते हैं। आप जाइए कौन सा हाईवे, आप चाहिए रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आपको क्या परिवर्तन नजर आता है? मान लिया सड़क परिवहन मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया, मान लिया नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उनको बाहर करने का षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है सुमित जी, ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा फोर्स जो है दिया वो सड़क परिवहन मंत्रालय यानी नितिन गडकरी के हाथ में जो डिपार्टमेंट में 10 साल की मैंने बात किया था। ठीक है, मनमोहन सरकार के 10 साल की कुछ उपलब्धियां जो आपको लगता है कि वास्तव में बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और इससे पहले 10 साल आपकी सरकार मनमोहन जी की सरकार रही है। तो बताइए कि आप अपनी उपलब्धि तभी तो अगर तुलनात्मक बातें हो रही तो 10-10 साल की होनी ही चाहिए। हम इमरजेंसी में क्यों जाएं? बहुत पुरानी बात है। सौरभ जी मेरी 2 बातों का चेतन जी ने जवाब नहीं। इन्होंने नहीं बताया कि अडवाणी जी के साथ अन्याय क्यों हुआ। इन्होंने नहीं बताया कि चारों शंकराचार्यों को। बता देता हूं सर, अब मैं सर आपका जवाब नहीं चेतन जी प्लीज। ठीक है। इन्होंने नहीं बताया कि महिला सुरक्षा में ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को इनकी टास्क फोर्स कब गिरफ्तार करेगी, ये नहीं बता सकते। क्यों? कि करने वाले इनके अपने हैं। अरे वही तो हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं, तो उनको कैसे आप गिरफ्तार कर लोगे? अब मैं आता हूं आपकी बात पर। सर, जहां तक हमारी बात है, मैंने अभी गिनाया था, फिर वापस गिना देता हूं। आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कानून है, देशवासियों के लिए आजादी के बाद, संविधान के बनने के बाद कोई कानून बना जिसने उसको लोकतांत्रिक अधिकार को और मजबूत किया, वो था राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। वो हमारी मनमोहन सरकार ने, हमारी मनमोहन सरकार ने जो हमारे आदिवासी भाई थे, वन्य जीव, उनको वन्य भूमि अधिनियम लाके दिया। हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 80,000 करोड़ का लोन वीवॉक किया। हमारी सरकार के समय में $135 प्रति बैरल हम पेट्रोलियम का कच्चा तेल खरीदते थे
और अच्छा ठीक है, देश को बहुत अच्छी बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बात करें। नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी वैलिड पॉइंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा तो 2005 में शायद ही आया था, आप लोग लेकर आए थे। अन्ना हजारे उसमें बहुत महती भूमिका रही है, अन्ना हजारे का भी राइट टू इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। और आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, तो आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बीजेपी पर क्या आपने इस जो आप लेकर आए थे कानून वो आपने इस्तेमाल किया, जाना कि भाई इसमें हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि इस विभाग में घोटाले हुए हैं? क्योंकि बीजेपी वाले बहुत सारे घोटालों का आरोप लगा देते हैं कांग्रेस पर, तो क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ जानकारी मिली? ऐसी कुछ बात हो तो बताएं। सौरभ जी, मैं वही कह रहा हूं कि दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र की जहां मजबूती की बात आती है, बीजेपी वहां गला मोड़ने का काम करती है। आपको आश्चर्य होगा कि 1.25 करोड़ से ज्यादा आरटीआई की एप्लीकेशन लंबित पड़ी है केंद्रीय मंत्रालय, लेकिन जवाब नहीं दिया जाता, केवल इसलिए कि हमारे भ्रष्टाचार की कलई नहीं खुल जाए। इसलिए जब इन्होंने आरटीआई के तहत जवाब नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इनकी कलई खुल गई कि किस तरह से आज ईडी एक्सटॉर्शन करती है, रेट डालती है, 5 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। किस तरह से 2 करोड़ की फेक कंपनी बनाई जाती है और 196 करोड़ रुपए के वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। किस तरह से फार्मा कंपनियों को लूटा गया। एक छोटी बात और इसी से रिलेटेड, मैंने सुना है कि इस नियम में आप जिस विभाग से जानकारी मांगते हैं, अगर वो तय समय पर जवाब नहीं देता है तो क्या कोई फाइन का भी आप लोगों ने प्रावधान किया था? क्या उस फाइन के तहत आप लोगों को रिम्बर्स किया गया जब आपको जवाब नहीं मिला? तो ऐसा भी तो प्रावधान शायद है इस कानून में। सर, उसको लागू कौन करेगा? वो दिलवाना सुनिश्चित कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। जब सरकार ही नहीं चाहती तो वो होगा कैसे? मोदी सरकार, यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक जितने अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहती है। उसमें एक आरटीआई भी है। चलिए सुमित जी, टेक्निकल बातें हैं, इस पर कभी और चर्चा करने का काम। ठीक है सुमित जी, इसमें ये टेक्निकल बातें हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। हम आज के करंट परिप्रेक्ष्य पे बात करते हैं। हम सीटों को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं कि आपके जो आगामी अभी जितने भी कैंडिडेट आप उतारेंगे बीजेपी के सामने, कैसे वो कैंडिडेट होंगे जो जन आकांक्षाओं पर उतरे, कैसे लोगों को आप तलाशते हैं, इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। सौरभ जी, जहां तक हमारे उम्मीदवारों की सवाल तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हम रिफॉर्म के दौर में, ये जो भाई कह रहे थे कि कांग्रेस अपने अतीत से सबक नहीं ली, निसंदेह हमने सबक लिया है और हमारी जो सूची है वो यही कह रही, हम नए लोगों को मौका दे रहे। जनता के बीच में से जो आवाज निकली कि ये हमारा नेता हो, ये हमारा उम्मीदवार हो, जो कार्यकर्ता ने कहा, हमने उसको टिकट देने का काम किया है। और मैं आपको फिर कह देता हूं कि जो उम्मीदवार है वो एक सिंबल है कांग्रेस का, एक एक कार्यकर्ता 25 की 25 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कटिबद्ध है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 जून को आपके साथ मैं भी बैठूंगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा उस दिन। ठीक है चेतन जी, 10 साल की बीजेपी केंद्र की सरकार और 3 महीने की भजनलाल शर्मा की सरकार जो है उसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। 3 महीने अभी राजस्थान में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार अभी कहा जाए तो ठीक है। तो मानते हैं कि एक बार फिर से तीसरी बार जनता विश्वास करेगी पूरी तरीके से, या सीटों को लेकर कुछ अभी आप तब्दीली करेंगे, नया चेहरा लेकर आएंगे? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल करने में बहुत विश्वास करते हैं, नया प्रैक्टिकल कुछ देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव समिति सीईसी हमारी तय करती है किसको चुनाव लड़ाना है। अरे भैया, हमने चूरू के अंदर एक दिव्यांग पैरा ओलंपिक के गोल्ड विजेता गरीब किसान के लड़के को टिकट दिया है। आपने बीकानेर में टिकट दिया। हमारे कैबिनेट मंत्री आपकी सरकार में बड़े ताकतवर नेता गोविंद जी मेघवाल 20,000 से विधानसभा का चुनाव खाजूवाला से हारे, आपने टिकट दिया, बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। नए नेता है ना आपके, नया चेहरा है, नए युवा नेता को आपने टिकट दिया। कुलदीप जी इंदौरा गंगानगर, इतिहास उठा के देखिए कितने चुनाव लड़े, कितने हारे। नया चेहरा नहीं है, पुराने लोग है। क्योंकि बड़े नेता इनके चुनाव लड़ना नहीं चाहते था, बलि का बकरा बनाना है। बलि का बकरा किसको बनाया जाए, ये कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी पर आता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है
कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो इस देश को जो नई ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। हमारे एक मित्र ने भी बहुत जोरदार बात की आपने, कि इन्होंने पूछा कि आडवाणी जी के बारे में नहीं बताया। बता रहा हूं ना, सीताराम केसरी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी कौन थे, उनके साथ कैसा सलूक आप लोगों ने किया, ये पूरे भारत की जनता ने देखा था। उसके बाद में तो आदिवासी की बात, मतलब स्वीकार करते हैं। उसके बाद में आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनाव के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध करने वाले यही लोग थे, यही चेहरे थे जिन्होंने कहा था आदिवासी महिला को नहीं मानते प्रतिभा पाटिल, इन्होंने विरोध किया था। आप कल्पना कीजिए ये लोग किस हिम्मत से आकर के चैनल पे बोल देते हैं आदिवासियों के बारे में, जिन्होंने आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति जी की कुर्सी पे ले जाने के लिए तैयार हुए, समर्थन नहीं किया, इन्होंने विरोध किया और विरोध में कैंडिडेट उतारा। आज लायक नहीं है इस बोलने के लिए आदिवासियों के मुद्दे पर। ये फिर इन्होंने आए भ्रष्टाचार, ईडी, इनकम टैक्स, भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति है, अब तक कोई कितना भी बड़ा हो। यही भजन लाल जी ने एसओजी को बुलाया है, बुला करके एसओजी को कहा, पीठ थपथपाई और कहा पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे कोई भी है, आप स्वतंत्र रूप से जिस प्रकार से आपने काम कर रहे हो एसओजी पेपर लीक के मामले में, आप उससे और ज्यादा ताकत से काम करें। अब पूरी सरकार आपके साथ है, पीठ थपथपाई मानने मुख्यमंत्री जी। अब आता हूं पेट्रोल डीजल राजस्थान में, इनके भू माफिया, पेट्रोल डीजल माफिया गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब हरियाणा की सीमा से पेट्रोल ला करके, डीजल ला करके चूरू तक सप्लाई करते थे। एक बड़ा माफिया था पेट्रोल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश में निकाला और ये कहा राजस्थान में पेट्रोल डीजल की एक ही रेट होगी, कहीं चेंज नहीं होगी। ये हिम्मत चाहिए, ये नीति चाहिए, ये नियत चाहिए, तब ऐसे फैसले होते हैं। नहीं कर पाए आप ईआरसीपी, नहीं कर पाए आप यमुना जल समझौता, क्यों? क्योंकि आपकी नियत नहीं थी। आप जनता के वोट लूट सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल के वोट लूटने में आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चाई पे चलती है, जनता को राहत देने के लिए चलती है। जो 5 गारंटियों की हमने बात की थी, 2 महीने में पूरी की है, रिकॉर्ड समय के अंदर। ये इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये भजन लाल जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, जिनकी विल पावर, और उन्होंने कहा था हमारे इनके चूरू के जो प्रत्याशी राहुल कुशवाहा जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें बधाई दी, आपने बहुत अच्छा काम किया, चूरू की जनता को बड़ा राहत मिलेगी। और एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, पश्चिमी राजस्थान में 5 साल कांग्रेस शासन में नहरबंदी होती थी, 20 मार्च से लेकर के मैं आऊंगा, सुमित जी आऊंगा, सुन लीजिए। खत्म करता हूँ। नहीं, आप बोलिए, पूरा मौका है, बोलिए। सुमित जी के पास जाऊंगा मैं। ये नहरबंदी करते थे, 5 साल से कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री, कोई नहरबंदी नहीं होगी, किसानों की फसल पक रही है, किसानों को पानी की जरूरत है, मई जून में पानी की किल्लत रहती है। हमने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो कोई नहरबंदी नहीं होगी और नहरबंदी नहीं होगी। क्या बात करते हैं? पश्चिम राजस्थान में आप जाइए, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जाइए, आप चूरू में जाइए, बीकानेर में आके देखिए किस प्रकार की 3 महीनों में पानी की किल्लत होती थी, क्योंकि नहर बंद कर देते थे ये लोग। दूसरी सरकारों के दबाव में आकर के नहरें बंद कर देते थे। भाजपा की सरकार ने कहा किसी सूरत में नहर बंद नहीं होगी। और आज किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि उनकी फसलें पक रही है, गेहूं हो, सरसों हो, सारी फसलें पक रही है, अच्छा उत्पादन होगा उनका, किसान का ये आय बढ़ेगी, किसान खुश होएगा, किसान खुश होगा जब भी तो हमें समर्थन देता है। इनको इसीलिए समर्थन नहीं देता, ये करते कुछ नहीं है, केवल दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने का काम करते हैं। इसीलिए 400 से 40 पर आए, और 40 से अब 10 पाएंगे या 5 पाएंगे, भगवान जाने। चलिए, आप तो भविष्य वक्ता भी हो गए। चलिए चेतन जी, ठीक है, अच्छी बात है। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे कि ठीक है, अभी आरोप प्रत्यारोप की तो बातें बहुत होती, लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपने जो गलती किया वो गलती ठीक है, गलती से लोग सीखते हैं। जो आप हारे कोई बात नहीं, आप जीत सकते हैं, इस बात का संभावना है, इसमें कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है। आप 25 में 25 सीट भी आप ला सकते हैं, इसमें भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। युवा कैसे कनेक्ट हो? राहुल गांधी आपके युवा नेता हैं, अब ये बहुत ज्यादा आप लोग कोशिश किए कि युवा जो है वो कांग्रेस से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इस बात पर आप लोगों ने मंथन चिंतन किया, नया चेहरा आप लेकर आ रहे हैं जिससे लोग कनेक्ट हों। ठीक है, बीजेपी आपके सामने चुनौती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह है लोग कैसे कनेक्ट हो। जब जो लोग अपने आप से जुड़ जाएंगे, कोई भी राजनीति पार्टी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सौरभ जी, आपकी बात पे मैं आता हूं, उससे पहले चेतन जी ने जो कुछ बातें कही उनका जवाब दे। देखो, मैंने कहा था ना कि इनको विरोध पसंद नहीं है। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना या विरोध की आवाज का विरोध करना ही भाजपा का काम है। इन्होंने कहा आदरणीय महामहिम मुर्मू जी का हमने विरोध किया। क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, विरोध करना गलत है? अगर ये गलत है
तो आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी का आपने भी किया था। तो क्या आप महिला विरोधी थे? अरे ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हर दल अपने हिसाब से अपने तरीके से चुनाव लड़ता है, और जब महामहिम चुनाव जीत जाते हैं वो सबके लिए आदरणीय होते, सम्माननीय होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? बात करी इन्होंने ईआरसीपी की। सौरभ जी, इस प्रदेश के साथ सबसे बड़ा छलावा ईआरसीपी में हुआ है, और ये मुंह नहीं दिखा रहे, ये बच रहे हैं। वो एमओयू को जनता के सामने नहीं लाते, क्यों? कि इनको डर है कि लोकसभा चुनाव में उससे नुकसान हो जाएगा। ये लाएंगे उसको, लेकिन लोकसभा चुनाव में ईआरसीपी का जब इन्होंने समझौता किया, सदन आउट था, हमने मांग करी कि एमओयू को रख दो, इन्होंने नहीं रखा। क्यों? कि वहां पर ये राजस्थान की जनता को प्यासा छोड़ के आए हैं, उनके अधिकारों को गिरवी रख के आए हैं। यमुना समझौते की बात करते हैं। अरे साहब, खट्टर साहब का वीडियो दुनिया ने देखा, पूरे जग में जाहिर हो गया कि किस तरह से राजस्थान के अधिकारों को आप हरियाणा के हाथों में सौंप के आए। पेट्रोल डीजल की इन्होंने बात करी कि हमने एक साथ कम कर दिए। इस आपको विश्वास नहीं होगा सौरभ जी, पिछले 10 साल में 29 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल महंगा बेच के जनता की जेब से निकाल के मोदी सरकार ने कमाए हैं। राजस्थान सरकार की इन्होंने बात करी, अरे ट्रांसफर उद्योग चला रखा है सरकार ने, इतिहास में कभी नहीं हुआ 350 आरपीएस के एक साथ ट्रांसफर। जिस तरह से आंख बंद करके लिस्टें निकाली गई, और आश्चर्य की बात देखिए, उसके बाद संशोधन लिस्ट कि ये ट्रांसफर गलत हो गया, हाँ इसमें गलत सेटिंग हुई थी, इसकी सेटिंग गलत थी, तो उसको संशोधन लिस्टें निकाली इन्होंने। एमएसपी पर किसानों की बात करते हैं। अरे भाई, किसानों में आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था चेतन जी, विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं गए, कि गेहूं की एमएसपी कितनी देंगे, 2700 की बात करी थी ना, क्या आप दे रहे हैं? मुकर गए। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजनाएं हमने दी, जनता का 25 लाख का बीमा देंगे, और आपको किसी भी रूप में बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या किया? दोनों ही योजनाएं दम तोड़ रही हैं। आरजीएचएस के थोड़े दिन पहले केमिस्ट हड़ताल पे थे, डॉक्टर करने वाले। अभी प्रदेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक दैनिक भास्कर की कल की कवर स्टोरी थी कि आयुष्मान में इलाज करने से निजी अस्पतालों के मना करने पर 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और मरीज परेशान हुआ। जहां तक इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, अरे भैया, उज्ज्वला का 4 महीने से अनुदान नहीं मिला है। 1150 रुपए का सिलेंडर कर दिया आपने उसको, फिर बाद में लाके उज्ज्वला के नाम पे पैसे कम कर दिए, बाकी लोगों से आप पैसा ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब मैं सौरभ जी आपकी बात पे आता हूं, युवाओं से कनेक्टिविटी निसंदेह हमारे नेता ने इस चीज को स्वीकार किया, और आप ये देख लीजिए, हम ये मानते हैं कि युवा किसी भी राजनीतिक दल का, देश का राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, और इसमें हमें कोई गुरेज भी नहीं है स्वीकार करने में। इसके चलते ही आप अभी एआईसीसी की लिस्टें देख लें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लिस्टें देख लें, सब जगह हमने युवाओं को बहुत महत्व दिया है। और हमारी ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आई, ये आप देख लें, इसमें भी हमने उम्मीदवारों को, युवाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो अन्याय बेरोजगार बनाकर युवा शक्ति के साथ जो जवानी बर्बाद कर रही है बीजेपी, अग्निवीर बनाकर हम उसको आगे लाना चाहते हैं, उसके देश में के लिए योगदान करना चाहते हैं। यही मेरे नेता का मानना है, और इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं के साथ निकला। ठीक है, चलिए चेतन जी, अब फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, अब फाइनल कमेंट में सिर्फ टिकटों को लेकर बात कीजिएगा, जो आगामी कुछ शेष टिकटें हैं, किस तरीके से उसको लेकर चिंतन मंथन आप लोग कर रहे हैं, ये आपका फाइनल कमेंट हो। क्योंकि हमारा थीम ही आज यही था, हम लोगों ने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया हमारा है यही है कि टिकटों को, हम आगामी टिकटों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और जल्दी हमारे बाकी टिकट तो 10 रहे हैं, वो डिक्लेयर हो जाएंगे राजस्थान के अंदर, कोई समस्या नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता सक्षम है, और जो लगभग सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं, डिक्लेयर हो जाएगा, आप लोगों के सामने आएंगे नाम। 10 नाम बाकी है, 15 हमने डिक्लेयर कर दिए थे पहले राजस्थान, एक साथ हमने 15 टिकट राजस्थान के डिक्लेयर किए थे, और रिमेनिंग 10 बचे हैं। ये भी हमारी तैयारी है, किसी भी समय किसी भी टाइम में घोषणा हो सकती है, और जब घोषणा हो जाएगी तो हमारे कार्यकर्ता तैयार है, कार्यकर्ता लगा हुआ है, काम कर रहा है अपना। और अभी मैंने आपको बताया ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो गया, अभी हमारे रथ भी चले गाँव में, प्रधानमंत्री जी की और केंद्र से राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए। सुमित जी, ठीक है सुमित जी, टिकटों को लेकर फाइनल कमेंट अपना दे दीजिए, जो भी आपका विचार है। सौरभ जी, जो टिकट बचे हैं उन पर पार्टी मंथन कर रही है, प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में है,
हमारे जो ऑब्जर्वर्स गए थे या हमारे जो जिले की इकाइयां हैं, ब्लॉक की इकाइयां हैं, उनकी राय जो भेजी गई है उनको सीईसी में समराइज किया जा रहा है और किसी भी दिन इसकी घोषणा हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाली लिस्ट में भी आपको युवाओं को सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चेतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने चर्चा किया टिकटों को लेकर, कुछ युवाओं को भी तरजीह दी गई है, कुछ लोगों के नाम कटे हैं, कुछ लोगों के नामों पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। आगामी कुछ अभी चेहरों पर अभी बाकी है चिंतन मंथन, दोनों खेमे में हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी का। अब देखना ये होगा कि इस बार किसकी रणनीति जनता को ज्यादा पसंद आती है और उसी रणनीति पर मुहर भी लगेगी और वोट भी मिलेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।